12 तो प्रश्न संख्या चौथे में आ गई हूँ मैं। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं। मतलब यूरोप की चिंता अलग है, भारत की चिंता अलग है, लेकिन ये पर्यावरण संबंधी है। तो अलग किस प्रकार है वो बताना है। यूरोप में पर्यावरण संबंधी चिंताएं मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने की है, जबकि भारत में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का है। तो यहाँ पे मनुष्य और भूगोल का संबंध टूटता जा रहा है यूरोप में, और भारत में मनुष्य और उसकी संस्कृति से संबंध टूटता जा रहा है। तो इन दोनों की चिंताएं अलग है, और चिंता है तो दोनों को ही बचाकर चलना है, संस्कृति को भी और साथ ही साथ अपने भूगोल को, पर्यावरण को भी। ठीक है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रयोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, परेशानी क्या है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी लेखक के अनुसार यह रही है कि पश्चिमी देशों की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच एक नाजुक संतुलन किस तरह से नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी भी नहीं गया। तो जो पश्चिम देश से, वेस्टर्न कंट्री से शिक्षित होकर आते हैं और यहाँ पे अच्छी सत्ता में काम करने लगते हैं, जिनके पास बहुत पावर होते हैं, ताकत होती है, वो क्या करते हैं, वो प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच जो एक नाजुक संतुलन है उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है भारत की। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। औद्योगिकरण के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संपदा का दोहन किया जा रहा है। तो जब भी फैक्टराइजेशन, इंडस्ट्रीज़ ये सब लगाए जाते हैं ना, तो इसके कारण क्या होता है, जंगलों की कटाई कर दी जाती है, जिससे प्राकृतिक संपदा दोहित होती है, मतलब उनको नष्ट कर दिया जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, पर्यावरण को बहुत बड़ा संकट उठाना पड़ता है। ताप बिजली घरों, कारखानों के निर्माण और फिर इनका संचालन करने वालों के स्थायी व्यवस्था के लिए वन और प्राकृतिक संपदा का भारी दोहन हुआ है। तो जब भी हम कोई नया ताप केंद्र बनाते हैं जहाँ पे बिजली पैदा होती है, तो इसके लिए जंगलों को काटते हैं, कारखानों का निर्माण करते हैं, जंगलों को काटते हैं, गांव को उजाड़ते हैं, और इस स्थान के लिए बहुत से लोग काम काज चालू करते हैं। इनका संचालन, मतलब चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे वन और प्रकृति को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण पर्यावरण और प्रकृति का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर पेड़ अधिक कट जाएं तो बारिश कम होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई, क्योंकि पशु पक्षी आपके घर में आकर नहीं रहेंगे, उनकी जातियां ही लुप्त हो जाती है जब उनको स्थान नहीं मिलता रहने के लिए। और वनों पर और उर्वर भूमि पर सदियों से अपना भरण पोषण करने वाले लाखों किसान तथा आदिवासी विस्थापित होकर शहरों की गंदी झोपड़पट्टियों में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। तो जब लोगों को गांव से निकाल दिया जाता है तो वो शहरों में आकर बसते हैं और ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जैसी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। औद्योगिकरण की अंधी दौर में हज़ारों गांव उजाड़ दिए हैं और लाखों हेक्टेयर खेती तथा जंगलों की ज़मीन हमेशा के लिए गंदगी में दब गई है। भारतीय नीति निर्धारकों ने औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप न अपनाकर हमारे यहाँ प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन को नष्ट हो जाने दिया। तो जितने भी भारतीय नीति निर्धारक हैं उन्होंने कभी इस ओर अपना ध्यान दिया ही नहीं कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच एक संतुलन बनाए रखना है, नष्ट नहीं करना। तो ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या स्वच्छता अभियान की ज़रूरत गांव से ज़्यादा शहरों में है। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया। उसके अगले प्रश्न में आ जाइए। आशय स्पष्ट करें, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे।
तो जब प्रकृति द्वारा कोई आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ आना, तूफान आना, तो मनुष्य अस्थायी रूप से अपना घर बार बदलता है और आफत समाप्त होने पर पुनः अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। तो जब भी आदमी उजड़ता है तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा? आदमी उजड़ने की बात पर पेड़ जो है वो अपने जीवित रहने की बात करता है कि कैसे क्या करेगा। वो जीवित रहकर नहीं रह सकता, ठीक है, जीवित रहकर आगे नहीं चल सकता। परंतु आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन दी गई है, आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, इसका अर्थ जो है यहाँ दोनों में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। इसका अर्थ आप अलग से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे कट कर दीजिएगा, इसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इसका अर्थ लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेगा? लेखक कहना चाहता है कि जब सिंगरौली में जब अमरौली प्रोजेक्ट बनने के बारे में बात हुई और वहाँ से आदमी को उजाड़ दिया जाएगा, यह बात जब पेड़ों ने सुनी तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? या पेड़ जितने थे सभी सूख जाते हैं और वो अपना एक भाव प्रकट करते हैं कि अगर आदमी नहीं रहेंगे वहाँ पे तो पेड़ भी जीवित वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसे आप अपने से बना के लिख सकते हैं चाहे तो। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, दोनों में से कोई आपको एक लिखना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहला लिखिएगा, दूसरा आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रकृति द्वारा कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ आना, तूफान आना, तो मनुष्य क्या करता है? अस्थायी रूप से घर बदलता है। फिर आफत समाप्त होने पर वह पुराना अपनी जगह वापस आ जाता है। परंतु जब औद्योगिकरण होता है, किसी बसे बसाए नगर या गांव को उजाड़ा जाता है, तो वह ऐतिहासिक हो जाता है और उस नगर या गांव के निवासी अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति और इतिहास के बीच बहुत गहरा अंतर है। तो प्रकृति जो है वो लोगों को विस्थापित करती भी है तो वापस आ सकते हैं, औद्योगिकरण अगर लोगों को विस्थापित करती है तो वो वापस नहीं आ सकते। तो आपको अंतर बताना है, तो प्रकृति द्वारा क्या होता है और इतिहास में क्या हुआ है, ये दोनों ही आप लिख दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आंसर आप पूरी तरह से समझा पाएंगे। कुछ खास टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, वो देखिए, आप ध्यान दीजिए। आधुनिक शरणार्थी। आधुनिक शरणार्थी वे लोग हैं जो औद्योगिकरण के तूफान में अपने घर बार और ज़मीन से उखड़कर हमेशा के लिए पलायनवादी हो गए हैं। शहरों की गंदी बस्तियों में और स्लम्स में, स्टेशनों में रहने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें आधुनिक शरणार्थी कहते हैं। औद्योगिकरण की अनिवार्यता, औद्योगिकरण की आवश्यकता है। देश के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए और भी आवश्यक है कि वो औद्योगिकरण करें, नई नई फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री लगाएं। औद्योगिकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक हो जाता है, इसके बिना संभव नहीं हो पाता। परंतु औद्योगिकरण के साथ समस्त परिवेश अर्थात धरती, जंगल और नदियों, झीलों आदि पूरे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। तो औद्योगिकरण करना आवश्यक है, परंतु संतुलन बनाना भी आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में जो संबंध है वो बताइए। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में आपसी संबंध। भारत में रहते हुए प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के आपसी संबंध अनिवार्य है। यहाँ पे लोग जो हैं प्रकृति से बहुत गहरा संबंध रखते हैं और अपनी संस्कृति से भी गहरा संबंध रखते हैं। औद्योगिकरण के करते समय इन तीनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। आज प्रत्येक मनुष्य को जहाँ वह रहता है, वहाँ की मिट्टी और पेड़ पौधे, नदी नाले, वहाँ के वातावरण को सभी से उसे बहुत प्रेम हो जाता है, खासकर अपने गांव से। वहाँ चलने वाले रीति रिवाज में वह ढल जाता है। जरा सा संतुलन अगर बिगड़ जाए तो तीनों, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति, बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ दुविधा उत्पन्न हो जाती है और जीवन यापन कठिन हो जाता है। इसीलिए औद्योगिकरण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाव सौंदर्य बताना है। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कोई स्थान ऐसा होता है जो हर तरह से समृद्ध होता है, चाहे वातावरण की तरफ से हो, धन धान्य की तरफ से हो, वहाँ रहने वाले लोगों के स्तर से हो।
जहाँ हर प्रकार की सुविधा हो तो वह स्थान कभी भी बंजर हो सकता है। अर्थात समय के साथ साथ परिवर्तन अनिवार्य है, चाहे वह ईश्वर द्वारा किया जाए या मनुष्य। ज़रूरी नहीं परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए हो, कभी कभी परिवर्तन में हानि भी होती है, जैसा कि अमझर नामक गांव में हुआ। वह स्थान बहुत समृद्ध स्थान था, परंतु औद्योगिकरण के कारण वह पूरा का पूरा गांव जो है वो नष्ट कर दिया गया। और आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी जो है सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आप पूरा समझा दीजिएगा। इसके बाद अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। यदि भारत का अतीत देखना चाहे तो वह आज भी जीते जाते लोगों में मौजूद मिलेगा, आज भी मिलेगा। हमारी संस्कृति जो है वो अत्यधिक प्राचीन है, उसी प्राचीनता के दर्शन आज भी प्रत्येक व्यक्ति के बोलचाल के ढंग में है, व्यवहार में है, रहने के स्तर, खाने के ढंग में, पहनने के ढंग में आज भी दिखाई देते हैं। भारतीय अतीत केवल पुस्तकों में नहीं है, बल्कि पुराणों में नहीं छिपा है, बल्कि आज के जीते जागते रिश्तों में भी दिखाई देता है। हमारी संस्कृति के कुछ मूल्य हैं जो त्रेता युग से कलयुग में चले जा रहे हैं। इसके लिए कोई पुस्तक खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रकृति व मनुष्य के आपसी रिश्ते ही इसके लिए काफ़ी होते हैं। तो आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारे रिश्तों में, पहनने ओढ़ने में, घर द्वार में, रहने के ढंग में, व्यवहार में। तो इसके अदृश्य लिपि सिर्फ पुराणों में नहीं है। ठीक है, तो इनके भी भाव सौंदर्य आपको लिख लेने हैं, अर्थ स्पष्ट कर देना। ठीक है, तो आपका अध्याय पूरा हो गया। कल अब हम नया अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।